देखिए कल दिल्ली में एआईसीसी में आदरणीय विवेक बंसल जी से विधायकों की जो है एक बैठक हुई। पहले भी वो इंडिविजुअली विधायकों से मिले हैं और क्योंकि वो हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं, उनसे मिलना जो एक बहुत रेगुलर मीटिंग हमारी रहती है, क्योंकि इस समय म्यूनिसिपल कमेटीज़, म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव जो हैं उनकी डेट्स हरियाणा में आनी बाकी हैं, उनके चुनाव होने वाले हैं। तो उसको लेकर भी पूरी तरह से चर्चा हुई कि क्या पार्टी को ये चुनाव जो है वो सिंबल पर लड़ने चाहिए या सिंबल पर नहीं लड़ने चाहिए। और दूसरा, संगठन को लेकर भी उनसे पूरी तरह से बातचीत हुई है कि अतिशीघ्र जो है हरियाणा में संगठनात्मक तौर पर जल्दी से जल्दी संगठन बने, ताकि मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी जो है आम जनमानस की लड़ाई को पूरी तरह से लड़ पाए। देखिए कल हमारे जो प्रभारी हैं, हमने उनसे बात की है, हमने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी बात की है और हमारी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, हमने हमारे प्रभारी को यही कहा है कि कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट हो जाए और जैसा भी दिशा निर्देश जो है पार्टी हाईकमान देगा उसी के अनुरूप ही ये कार्य किए जाएंगे। और अगर मेरी पर्सनल तौर पे देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि हमें म्यूनसिपल काउंसिल के जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर लड़ने चाहिए। और मैं देखिए उनके बारे में क्यों कहूँ, हमेशा जो है कानून सर्वोपरि होता है, जुडिशरी सर्वोपरि होती है, जुडिशरी के आदेश सर्वोपरि होते हैं। जो भी मामले कोर्ट में लंबित हैं उनका काम जो है कोर्ट अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। अभय चौटाला कौन होते हैं इस तरह की स्टेटमेंट देने वाले? पहले वो अपने घर को, परिवार को संभाल लें, अपने परिवार की चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें जो पूरी तरह से बिखर गई है। एक भी उनका विधायक नहीं है इस समय, और मजबूती के साथ वो जो है कांग्रेस पार्टी का साथ दें और सरकार को, बीजेपी को नाको चने चबवाने में कांग्रेस पार्टी को उनको उल्टा साथ देना चाहिए। वो तो हमेशा जो है बीजेपी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, बीजेपी के बहकावे पर ही वो इस तरह की स्टेटमेंट को देने का काम करते हैं। वो डिप्रेशन में चला गया है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जो सरकार ने ये कहा था कि ऑनलाइन शिक्षा हम लोग देंगे, हमारे समय जो एजुसेट सिस्टम हमने लगाया था उत्कर्ष सोसाइटी के माध्यम से, डायरेक्ट डीटीएच के माध्यम से जो है युवाओं को शिक्षा देने का सरकार ने प्रयास ज़रूर किया। पिछले साल जिस समय कोरोना ये आया था, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा था हम बच्चों को स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट्स देंगे, उनको लैपटॉप प्रोवाइड करने का काम करेंगे। साल का नया सेशन फिर से शुरू हो गया, लेकिन आज तक भी उनको इस तरह के कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं दिए गए। सरकारी स्कूलों के बच्चे जो खासतौर से गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, वो शिक्षा से सरकार की गलत नीतियों की वजह से महरूम रह गए। और जिन लोगों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप या आईपैड थे, उनके लिए सरकार आज भी वो कंटेंट तैयार नहीं कर पाई, जिससे बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिली। और इन्होंने फटाफट जो है बच्चों को एक दूसरी क्लास में प्रमोट करने का काम किया। और सबसे गलत फैसला जो अब सरकार ने लिया है, इन्होंने, ठीक है आप कोरोना की वजह से, क्योंकि इस बार युवाओं पर भी ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ा कोरोना, इन्होंने इस बार ये कहा कि बच्चों की किताबें जो हमेशा से जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, बोर्ड किताबें छपवाता है, इस बार बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही, इतनी नॉन सीरियस रही, जहाँ दवाइयों का अभाव हमारे यहाँ रहा, ऑक्सीजन का अभाव रहा, बच्चों के लिए किताबों का छपने का ऑर्डर ही सरकार ने नहीं दिया। और इन्होंने कहा 200-250 रुपये जो है हम सरकार बच्चों के खातों में डाल देंगे। जब आपने किताबें छपवाई नहीं तो वो बच्चे जो हैं वो पैसे से किताबें कहाँ से खरीदेंगे? तो इस तरह से कहाँ तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, कहाँ आप शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, और कहाँ आपने बच्चों को न केवल स्कूली शिक्षा से बल्कि कॉलेज की शिक्षा से भी आपने महरूम रखने का काम किया। क्योंकि ये कोई हरियाणा में या भारत देश में कोरोना नहीं आया, विश्व भर में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं इससे प्रभावित हुए, युवाओं की शिक्षा और रोज़गार दोनों के दोनों प्रभावित हुए। सरकार को हमने बहुत बार सुझाव देने का प्रयास किया कि आप ई लाइब्रेरी, ई कंटेंट और स्मार्टफोन बच्चों के ग्रुप्स में उनको देने का काम करें, ताकि बच्चों की जो है शिक्षा किसी भी हालत में प्रभावित ना होती। लेकिन इस ओर सरकार ने नहीं ध्यान दिया। अभी भी सरकार को सचेत होकर स्कूली शिक्षा हो चाहे हायर एजुकेशन को पूरा जोर देना चाहिए, और विशेष तौर से वो शिक्षा जो कि प्रैक्टिकल टाइप की शिक्षा है। बहुत ही हमें इस बात को लेकर दुख होता है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हमारा जो किसान है, हमारा अन्नदाता है, अपनी मांगों को लेकर कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी बॉर्डर्स और कई जगह पर, टोल पर, कई गाँवों में, शहरों में जो है किसानों ने धरना दिया हुआ है। हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से बार बार अनुरोध करते हैं कि मन की बात ना करके वो किसानों की बात को सुने, समाधान करने की बात करें। कानून कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के नागरिक, हमारे प्रदेश के नागरिक जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी
प्रधानमंत्री जी से बात करें और इस कानूनों को अगर वो निरस्त करने की बात है, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टे है, लेकिन अगर हमारा किसान, हमारा अन्नदाता या उस पर डिपेंडेंट लोग ये चाहते हैं कि ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, तो सरकार को अपनी हठधर्मिता को छोड़ के किसान संगठनों से बातचीत करके, बातचीत के जरिए जल्दी से जल्दी इसका समाधान करना चाहिए, ना कि कुछ हथकंडे अपनाकर इन्होंने इस तरह के जो धरने और आंदोलन चल रहे हैं उनको गलत रूप देके, गलत तरीके से, कोई उनको उग्रवादी कह रहा है, कोई टेररिस्ट कह रहा है, कोई कह रहा है वहाँ दारू के अड्डे चल रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो प्रदेश के नागरिक हैं उनसे बातचीत करके उनकी समस्या का और कानूनों को लेकर समाधान करने का काम करें। देखो, पूरी तरह से मैं दोषी इसमें भारत सरकार को और हरियाणा सरकार को मानती हूँ। जिस समय सभी देशों में लॉकडाउन पूरी तरह से था, जिस समय हमारे यहाँ पर केवल 500 केसेस कोविड के जब शुरू में आए थे पिछले साल मार्च में, पूरा देश में लॉकडाउन उस समय लगा दिया गया था, और जिस समय पूरी तरह से कोरोना जो है फैला हुआ था और बहुत भयंकर रूप में फैला हुआ था, उस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर, सभी लोग, राजनीतिक दल जो हैं उस समय वहाँ पर जाकर वो बड़ी बड़ी रैलियाँ जलसे कर रहे थे। यूपी में जो पंचायत चुनाव हुए, सरकारी आंकड़े हैं कि 1070 के करीब जो है टीचर्स की ड्यूटी के दौरान कोरोना की वजह से डेथ हो गई। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, वो बार बार कहती रही कि इसको 5 फेज़ में करवाने की बजाय 1 या 2 फेज़ में फटाफट से चुनाव करवा देने चाहिए, लेकिन सरकार ने इन चीज़ों को नहीं देखा। आज पूरी दुनिया में भारत देश की इस चीज़ को लेकर थू हुई, और हमारा सिर शर्म से झुकता है कि जब जिन लोगों की कोरोना की वजह से डेथ हुई, उनका अंतिम संस्कार भी जो जिस भी संस्कृति के साथ होना चाहिए वो नहीं हो पाया। लाशों को हमने गंगा के ऊपर तैरते हुए देखा, और लाशों को हमने गड़े हुए जो मुर्दे हैं वो आज कुत्ते नोचते हुए देखे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगी। ये तो हालत हुई जो डेड बॉडीज़ के साथ। उसके बाद जो हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन, पहली बात तो अभी वैक्सीनेशन अनाउंस कर दी गई 18 से 44 साल की, वो पूरी तरह से नहीं है। आपने इतनी सारी वैक्सीन्स का अनाउंस कर दिया, लेकिन सेकंड डोज के लिए वो अवेलेबल नहीं हुई। फिर हॉस्पिटल्स में जो एकदम से लगातार ऑक्सीजन की जो कमी आई, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, क्योंकि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर में ये सुविधा नहीं थी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बुरी तरह से, मैं समझती हूँ, एक दुकानों की तरह काम किया। उन्होंने इस आपदा को अवसर में बदलने का काम किया, और एक गरीब व्यक्ति हो चाहे पैसे वाला हो, कोई सरकार की तैयारी नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई। और इस बार वाला जो वेरिएंट था उसमें RT-PCR जो रिपोर्ट्स थी वो भी सही ढंग से जो है टेस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, तो बड़ी दुखदायी स्थिति थी। हम लोगों को बहुत दुख हुआ, हमने अपने आप को असहाय फील किया कि हम जो है सुविधाएं लोगों को देने में नाकामयाब रहे। अभी भी सरकार को सचेत होना चाहिए। उनको जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस इस समय चल रहे हैं उनमें फटाफट नई सीटें बनाएं, बढ़ाने का काम करें। जो पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग देने का काम करें। NSS के जो वॉलंटियर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग देने का काम करें, और सभी को, क्योंकि हमने बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको भी हमारे बीच में वो नहीं रहे, सेवा के दौरान वो चले गए, उनको भी या दूसरे लोगों को भी सरकार बेनिफिट दे। और जो न्यू डेल्टा वेरिएंट है, जैसा कि मैंने बहुत सारी डिबेट्स में सुना है कि न्यू डेल्टा वेरिएंट्स पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिसिन्स जो हैं वो कामयाब नहीं हैं, तो इस चीज़ की जानकारी सही ढंग से सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आम जनमानस के पास इस जानकारी को वो अच्छे ढंग से पहुंचाने का